अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 25 जनवरी 2026 और आप देख रहे हैं आगाज़ सफ़र सैफ अली पर मिडल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान ने दी ऑल आउट वॉर की बड़ी वार्निंग, कहा चीथड़े उड़ा देंगे। तुर्की का भारी अलर्ट, अमेरिका से पहले इजराइल कर सकता है ईरान पर हमला। वेस्ट एशिया पर मंडराया जंग का साया, इंटरनेशनल एयरलाइंस ने फ्लाइट्स की सस्पेंड। गजा में इजराइल का खतरनाक प्लान, ज्यादा फिलिस्तीनी बाहर जाएं, अंदर कम आएं, ये स्ट्रेटजी पर काम। इराक पर अमेरिकी दबाव हुआ तेज, ईरान की हिमायत वाले फैक्शंस को निहत्था करने की डिमांड। और आईएसआईएस डिटेनीज इराक शिफ्ट, बगदाद ने यूरोप से कहा अपने यूरोपियन दहशतगर्द वापस लो। ये थीं कुछ हेडलाइंस, खबरें इनसे ज़्यादा होंगी हमेशा की तरह और अहम खबरें हैं। ईरान पर कोई हमला नहीं हुआ है, उधर से भी वार्निंग आ रही है, ईरान से भी वार्निंग आ रही है। वार्निंग वार्निंग चल रही हैं। ईरान ने कसम खा ली है कि कोई भी हमला टोटल वॉर माना जाएगा और अमेरिका या इजराइल दोनों के जहाज़ों और फौजियों के चीथड़े उड़ा दिए जाएंगे। ईरान ने साफ अल्फाज में कह दिया है, अब कोई भी हमला चाहे छोटा हो या बड़ा हो या लिमिटेड हो या सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक हो, वो ईरान के लिए ऑल आउट वॉर माना जाएगा। यानी एक मुकम्मल जंग, एक टोटल वॉर। और उसका जवाब ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। एक सीनियर ईरानी ऑफिशियल ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि इस बार काइनेटिक, लिमिटेड, अनलिमिटेड इन जैसे अल्फाज काम नहीं आएंगे। जो भी हमला होगा उसे पूरी जंग यानी ऑल आउट वॉर समझा जाएगा। मैंने 3 बार इस लफ्ज को ले लिया आपके सामने, अब आप समझ लीजिए कि ये वार्निंग और इस वार्निंग में यही लफ्ज बोला गया है। और ईरान ने यह भी कहा है इस वॉर का रिएक्शन सबसे हार्ड होगा। ऑफिशियल्स का दावा है कि ईरान आज उस हालात से कहीं ज्यादा बेहतर पोजीशन में है जो 12 डे वॉर के वक्त थी। यानी तैयारी भी ज्यादा है, इरादा भी साफ है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका से टेंशन लगातार बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप खुद कह चुके हैं कि बड़ी तादाद में यूएस मिलिट्री शिप्स यानी अमेरिका के मिलिट्री शिप्स ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने यह भी धमकी दोहराई कि अगर ईरान ने अपने मिसाइल या न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम जारी रखा तो आगे और स्ट्राइक्स हो सकती हैं। इसी बीच आईआरजीसी की तरफ से भी जुमे को सख्त वार्निंग सामने आई थी। ईरानी आर्म्ड फोर्सेस का कहना है कि उनके हाथ ट्रिगर पर हैं, घोड़े पर, और अगर कोई भी दुश्मन अमेरिका हो या इसराइल कोई मिसकैलकुलेशन करता है तो उसका पछतावा तय है। आईआरजीसी ने साफ किया है कि इस्लामिक रेवोल्यूशन और रिपब्लिक के लीडर सैयद अली खामनेई के ऑर्डर पर हर एक्शन फौरन और पूरी ताकत से लिया जाएगा। सवाल बस इतना है कि ये वार्निंग रुकावट बनेगी या वेस्ट एशिया एक और बड़ी जंग की तरफ धकेला जा रहा है। मेरे सवाल बकवास हैं, हो सकता है कि ईरान के ऑफिशियल्स के आ रहे बयान भी वही हों, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये लग रहा है कि जंग होगी, ईरान पर हमला होगा। लेकिन उस एक तादाद ये भी है जो कहती है कुछ नहीं होगा, ये सब हवाई वार्निंग है। लेकिन ईरान से जो बयान आ रहे हैं फिर वो क्यों फिजूल में दिए जा रहे हैं? तो सवाल ये भी बनता है, हमारी गोदी मीडिया पर तो जंग हो चुकी है। ईरान ने करीबन मेरा ख्याल है 12 बार न्यूक्लियर टेस्ट भी कर लिया है, कम से कम 73 बार आईसीबीएम का टेस्ट कर लिया है। तो गोदी मीडिया जंग करवा चुका है। हालांकि ईरान की तरफ से और दूसरी तरफ से अभी वार्निंग वार्निंग चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की जगह पहले इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है और तुर्की ने इसको लेकर सीरियस वार्निंग दी है। ये अलर्ट तुर्की का है। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैं हकान फिदान। उन्होंने कैमरे पर जो कहा वो एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक लाइन नहीं थी, बल्कि एक सीधी रेड फ्लैग वार्निंग थी। फिदान का कहना है कि ग्राउंड पर और बैक चैनल इनपुट से साफ दिख रहा है कि इजराइल ईरान पर हमला करने का सही मौका ढूंढ रहा है, और अगर ये मूव हुआ तो पहले से टेंशन में डूबा पूरा रीजन और ज्यादा हिल जाएगा। एक टीवी इंटरव्यू में हकान फिदान ने कहा कि उम्मीद तो यही है कि कोई दूसरा रास्ता निकले, लेकिन रियलिटी यह है कि खास तौर पर इजराइल ईरान पर स्ट्राइक करने का ऑप्शन खुला रखने में लगा हुआ है। फिदान ने साफ किया कि ईरान को टारगेट करने वाले किसी भी मिलिट्री एक्शन का मतलब होगा रीजन में नई इंस्टेबिलिटी, नया फ्रंट और नया क्राइसिस। तुर्की इस पूरे डेवलपमेंट को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। हर मूव, हर सिग्नल, हर जगह उसकी नजर है। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका की मिलिट्री मूवमेंट, ट्रंप की खुली धमकियां और ईरान की ऑल आउट वॉर वाली वार्निंग्स सब मिलकर माहौल को एक बेहद एक्सप्लोसिव बना चुके हैं। ठीक है, अब सवाल ये नहीं है कि टेंशन है या नहीं है, सवाल ये है कि क्या आखिरी वक्त पर कोई ब्रेक लगेगा या वेस्ट एशिया एक और बड़े टकराव की तरफ फिसल चुका है। कमाल ये है कि ईरान के बाद तुर्की को भी लग रहा है कि जंग होगी। आपको क्या लग रहा है? बढ़ते हैं आगे। जमीन पर जंग के आसार हैं और आसमान में साफ खौफ नजर आ रहा है। 23 जनवरी को कई बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइंस ने वेस्ट एशिया के लिए अपनी फ्लाइट्स सस्पेंड कर दी या कैंसिल कर दी, क्योंकि रीजनल एयर स्पेस में सिक्योरिटी रिस्क को लेकर फिक्र तेज हो चुकी है। आसमान अब सिक्योर नहीं है। दुनिया की एयरलाइंस भी मान रही हैं कि जंग हो सकती है। बढ़ती टेंशन और अनसर्टेन हालात ने एयरलाइंस को मजबूर कर दिया है कि वो अब सेफ्टी को लेकर दोबारा कैलकुलेशन करें।
कितनी बड़ी बड़ी एयरलाइंस ने फ्लाइट कैंसिल की हैं जानेंगे। डच एयरलाइन KLM ने इजराइल के लिए अपनी सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। इजराइल के लिए और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ ही सऊदी अरब के लिए भी सर्विस सस्पेंड कर दी हैं KLM ने। एयर फ्रांस ने इजराइल और UAE के लिए उड़ानें रोक दी हैं। ब्रिटिश एयरवेज ने भी UAE की फ्लाइट सस्पेंड कर दी हैं। क्या UAE से ही हमला होने वाला है ईरान पर, इसलिए पहले ही फ्लाइट्स ब्लॉक करी जा रही हैं। खैर, जर्मनी की लुफ्थांसा और स्विस एयरलाइंस ने 23 जनवरी की रात इजराइल जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। वहीं अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस और कनाडा की एयर कनाडा ने भी इजराइल के लिए अपनी शेड्यूल्ड फ्लाइट्स पॉज कर दी हैं। दोस्तों, ये सिर्फ फ्लाइट कैंसिलेशन नहीं है, ये एक सिग्नल है कि एयरलाइंस को अब आसमान भी सेफ जोन नहीं लग रहा। यहाँ एक बात बीच में बता दूं, UAE जाने वाली जितनी भी फ्लाइट्स हैं यूरोप से, उन्हें ईरान के कभी कभी इधर से एयर का चक्कर काटना पड़ता है, तो थोड़ा मसला भी है। जमीन पर मिलिट्री मूवमेंट, बैक टू बैक वार्निंग्स और स्ट्राइक के खदशों के बीच सवाल यही है कि क्या ये एहतियात टेम्पररी है या वेस्ट एशिया एक लंबे एयर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। अब खबर गजा से। गजा को लेकर इजराइल की नई प्लानिंग सामने आ रही है। मकसद साफ है, ज्यादा फिलिस्तीनी गजा से बाहर निकलें, उतने वापस अंदर ना आ पाएं। 3 अलग अलग सोर्सेस के मुताबिक इजराइल ये चाहता है कि मिस्र के बॉर्डर से, जिसे रफा बॉर्डर भी कहते हैं, उससे गजा में एंट्री करने वाले फिलिस्तीनियों की तादाद सख्त तौर पर लिमिटेड की जाए, ताकि इनफ्लो से ज्यादा आउटफ्लो तय किया जा सके। यानी रास्ता खुले लेकिन एक तरफा, लोग ज्यादा बाहर जाएं, कम अंदर आएं। इसी बीच गजा के लिए टेम्पररी एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाली US बैक्ड ट्रांजिशनल फिलिस्तीनी कमेटी के हेड अली शाद ने ऐलान किया है कि रफा बॉर्डर अगले हफ्ते खोली जाएगी। ये वही रफा है जो गजा के 2 मिलियन से ज्यादा लोगों के लिए लगभग अकेला इन आउट रूट है। अंदर और बाहर जाने का रास्ता पूरी दुनिया से यही है, बाकी सारे रास्ते या तो बंद हैं या IDF के और इजराइल के कब्जे में हैं। अली शाद का नाम याद रखिएगा, यही अब गजा की सियासत के चीफ हैं। ग्राउंड पर तस्वीर यह है कि बॉर्डर खोलने की बात हो रही है, लेकिन कंट्रोल पूरी तरह से इजराइल के नैरेटिव में है। कौन निकलेगा, कितने लोग निकलेंगे और कौन वापस आएगा या नहीं, ये इजराइल तय करना चाहता है। यानी वो रफ्ता रफ्ता गजा को खाली करवाना चाहता है। सवाल ये नहीं है कि रफा बॉर्डर खुलेगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या ये ओपनिंग राहत है या गजा को खाली करने की एक और स्ट्रैटेजी है। अब इराक में भी ईरान के असर को कमजोर करने के लिए अमेरिका ने कमर कस ली है। वो ईरान को हर जगह चोट पहुंचाना चाहता है। इराक अब सीधे अमेरिका के प्रेशर के रेड जोन में है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान बैक्ड आर्म्ड फैक्शंस यानी ईरान बैक्ड आर्म्ड फैक्शंस को डिसआर्म करने के लिए इराक पर लगातार दबाव बना रहा है। हाल के हफ्तों में हुई टेंस मीटिंग्स में, जहां इराक की अगली गवर्नमेंट बनाने की जिम्मेदारी सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स पर है, वहां अमेरिकी ऑफिशियल्स ने साफ तौर पर कहा है कि इन ग्रुप्स को जल्दी डिसआर्म करने के लिए एक क्रेडिबल प्लान सामने रखा जाए। इराक में भी हथियारबंद ग्रुप्स हैं, जैसे हजबुल्ला लेबनान में है, और इनको भी हिमायत ईरान की है। रिपोर्ट कहती है कि मामला सिर्फ सिक्योरिटी का नहीं है, बल्कि पूरे पॉलिटिकल सेटअप को रीशेप करने की कोशिश है। अमेरिका चाहता है कि इराक में ऐसी गवर्नमेंट बने जिसमें ईरान बैक्ड फैक्शंस यानी कि ईरान से निस्बत रखने वाले जो फैक्शंस हैं यानी रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हैं, उनके सियासी लीडर्स को बाहर रखा जाए नई इराक की गवर्नमेंट में। ये पूरा प्रेशर सीधे डोनाल्ड ट्रंप की उस स्ट्रैटेजी से जुड़ा है जिसका टारगेट इराक में ईरान के असर को महदूद करना है। इनसाइड सोर्सेज के हवाले से यह बताया गया है कि अमेरिकी ऑफिशियल्स ने इराक को सजा देने की भी खुली धमकी दी है। अगर इराक ने अमेरिका की लाइन को फॉलो नहीं किया तो इकोनॉमिक एक्शन लिया जा सकता है, जिसमें इराकी तेल की बिक्री से जुड़े डॉलर फ्लो को लिमिट करना भी शामिल है। ये वो लीवर है जो इराक की इकोनॉमी को सीधे हिट कर सकता है, और अपना नुकसान कौन सा मुल्क चाहेगा। लिहाजा हो सकता है कि ईरानी फैक्शंस पर या ईरान सपोर्टेड फैक्शंस पर कोई नकेल कस जाए। 2003 के बाद अमेरिका के इराक पर अटैक के तहत बने अरेंजमेंट में हर साल अरबों डॉलर इराक भेजे जाते रहे हैं। इराक का ही पैसा होता है और पहले अमेरिका के फेडरल रिजर्व में इराक के अकाउंट में जमा होता है, फिर अमेरिका से इराक आता है। लो, खर्चा करो, तुम्हारा पैसा। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका इसी कैश लाइन को हथियार बनाकर इराक की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करेगा, या फिर इराक एक बार फिर बड़े रीजनल पावर गेम का मैदान बनने जा रहा है। समझ रहे हैं आप, इराक का तेल बिकता है, इराक का उस तेल का पैसा अमेरिका की बैंक में जमा होता है और हल्के हल्के करके इराक को खर्चे के लिए दिया जाता है। उसी पैसे पर नकेल कसने के लिए अमेरिका ने धमकी दी है। कहा है इराक के ईरान के सपोर्ट वाले तमाम हथियारबंद गुटों के पर काटो पहले, वरना ये तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा। इराक और ईरान की सरहद मिली हुई है, ईरान को कोई भी सपोर्ट इराक की जमीन से न मिलने पाए, इसकी भी तैयारी अमेरिका कर रहा है। बढ़ते हैं आगे। यूरोप से इराक ने कहा है कि ISIS में शामिल रहे अपने गुर्गों को अब वापस ले जाओ जिनकी सिटीजनशिप यूरोपियन है। इस हफ्ते अमेरिकी मिलिट्री ने सीरिया में कुर्दिश कस्टडी से IS ग्रुप के करीब 150 सीनियर डिटेनीज को इराक ट्रांसफर किया। इनमें यूरोप के मुल्कों के भी कई सिटीजन शामिल हैं।
इस डेवलपमेंट के बाद इराक की लीडरशिप ने यूरोपियन यूनियन के मुल्कों से कहा कि वो अपने अपने सिटीजन्स को, अपने अपने शहरियों को वापस ले जाएं जो आईएसआईएस में शामिल रहकर दहशतगर्दों की तरह लड़ाई लड़ चुके हैं। ये ट्रांसफर सिर्फ 150 लोगों तक महदूद नहीं है। अंदाजा है करीब 7,000 इस्लामिक स्टेट फाइटर्स को सीरिया से इराक भेजा जाना है। ये वही लोग हैं जिन्हें कुर्दिश लेड फोर्सेस कई अरसे से डिटेन किए हुए थीं, जेल में रखी हुई थीं। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। जैसे जैसे सीरिया की अल निशारा की आर्मी आगे बढ़ रही है, कुर्दिश फोर्स बड़े इलाकों से पीछे हट रही है और अपना कंट्रोल छोड़ रही है। तभी ये लोग सामने पकड़े जा रहे हैं और अब इराक भेजे जा रहे हैं, या फिर इराक एक बार फिर दूसरों के क्राइसिस का बोझ उठाने जा रहा है। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।